नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग विज्ञान भाग 2 का चौथा पार्ट का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग ने परिसंस्था, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध और पर्यावरण संवर्धन इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता और जैव विविधताओं के संवेदन क्षेत्र के बारे में कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। तो पर्यावरण संवर्धन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग ने इससे पहले पर्यावरण संवर्धन पढ़ा था। हम लोग पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण पे कौन कौन से घटक दुष्प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ा। तो अभी हम लोग उसको बचाना क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है। यदि पर्यावरण संरक्षण या संवर्धन यह एक प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या बोला गया है, पर्यावरण संवर्धन है जो इनके नियम है। पर्यावरण संवर्धन करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो नियम है वो क्या है, आम इंसानों को, आम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, इसके लिए क्या है करना पड़ेगा, पर्यावरण संवर्धन करने के लिए पहले तो हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा पर्यावरण संवर्धन क्या होता है और उसके क्या नियम है। ठीक है, अगर हम लोग पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक को बताना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, सभी को एक एक को बताएंगे तभी हमारे पर्यावरण का क्या होगा, संवर्धन होगा। ठीक है, और इसका समस्या तभी निकाला जा सकता है, पर्यावरण तभी संवर्धन कर सकते हैं जब सभी लोगों का इसके बारे में जानकारी होगी और सभी लोग इसमें अपनी मदद या योगदान देंगे, तभी पर्यावरण का हम लोग संवर्धन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बालावस्था में ही बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी, अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए, तभी आने वाले कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने वाली होगी। अर्थात ये सब साध्य करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जन जागृति होना आवश्यक है। ठीक है, बच्चों की सीखने की उम्र, देखो, लोगों को समझाने से अच्छा है जो बच्चे, छोटे बच्चे, अगर वो छोटे हैं, अगर उनको हम लोग छोटे से ही सिखाएंगे, बालावस्था में मतलब छोटे पे ही हम लोग अगर उनको सिखाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से सीख जाएंगे। अगर उनको शुरुआत से ही पता रहेगा कि पर्यावरण संवर्धन क्या होता है, हमें पर्यावरण क्यों बचाना चाहिए, ना बचाने का क्या दुष्प्रभाव होगा, इसके बारे में अगर उनको पता रहेगा तो क्या करेंगे, वो हमारे पर्यावरण का संवर्धन करेंगे, वो हमारे पर्यावरण को तभी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, बचाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर क्या करना पड़ेगा, जन जागृति लाना पड़ेगा। यानी जो बच्चे हैं स्कूली, जो स्कूल जाते हैं बच्चे जाते हैं, क्या करना पड़ेगा, उनके सिलेबस में पर्यावरण से रिलेटेड जानकारियाँ देनी होगी ताकि वो आगे चलकर हमारे पर्यावरण का संवर्धन कर सके। ठीक है, उसके बाद ये है, आज विश्व के सभी विकसनशील तथा अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया है। उस दृष्टिकोण से उनके प्रयत्न शुरू हैं। इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की है तथा उसके लिए आवश्यक सभी नियम कानून बनाए। ठीक है, पर्यावरण ऐसा नहीं है कि भारत को ही सिर्फ जरूरी है, पर्यावरण हर देश, हर कंट्री के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो क्या होगा, पर्यावरण अगर बैलेंस होगा तो लोगों क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या होगा, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी साधन है, जो भी घटक है, उनको भी पता चलेगा और क्या होगा, हमारे जो जैविक घटक हैं वो भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उनकी लाइफ भी क्या होगी, उनकी उम्र भी बढ़ेगी अगर पर्यावरण अच्छा रहा तो। ठीक है,
इसके लिए क्या किया है सभी राष्ट्र ने, चाहे विकसित हो चाहे अविकसित हो, सभी राष्ट्रों ने क्या किया है, बहुत सारे कानून बनाए हैं ताकि सभी लोग क्या करें, पर्यावरण का संवर्धन करें। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जवाबदारी है। ठीक है, पर्यावरण ऐसा नहीं है अगर हम लोग एक समाज में रह रहे, एक देश में रह रहे, तो ऐसा नहीं है पर्यावरण का एक रक्षा करेगा, बाकी सब क्या करेंगे, पर्यावरण का बर्बाद करेंगे, तो वो जो एक रक्षा कर रहा है उसके लिए वो पर्यावरण हानिकारक नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए क्या है, पर्यावरण हमारी क्या है, सामाजिक जवाबदारी है। हम सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा, इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। हाँ, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, हमें पर्यावरण में प्रदूषण कम करना होगा, जल प्रदूषण जो है उसको कम करना होगा, ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करना पड़ेगा, मिट्टी प्रदूषण है ये इसमें भी जो प्रदूषण है उसका भी हल निकालना होगा। इन सभी से बचकर ही क्या कर सकते हैं, हम लोग पर्यावरण को संवर्धन कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी सामाजिक जवाबदारी, किसी एक से ये नहीं होगा, हम सबको मिलकर, ठीक है, पूरे विश्व को मिलकर ही इसको करना होगा, तभी क्या होगा, हमारा पर्यावरण बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है पर्यावरण तथा मानव, इनका संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही है। ठीक है, मानव जाति जब से धरती पर आई है तब से क्या है, पर्यावरण का उनके साथ संबंध है। पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उनके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े हैं। मनुष्य के पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मूल्यों के आधार पर अन्य सजीवों की अपेक्षा अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया। अपने मूल्यों के आधार पर उनके प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रकृति ने मानव को जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन संपत्ति दी है, उन साधन संपत्ति का भरपूर उपयोग किया गया है। सुखी समृद्ध जीवन जीने के लिए लालच में वह प्रकृति से जितना ले सकता है वह उतना लेता ही रहा, तथा इसी स्वयं के प्रगति विकसित प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास होने की शुरुआत हुई और इससे ही पर्यावरण की समस्या में वृद्धि होने लगी। ठीक है, क्या बोला है, मानव जब से अस्तित्व में आया है, ठीक है, उस समय से क्या है, पर्यावरण क्या है, उसके साथ संबंध है। पृथ्वी पर मनुष्य जो मानव है उनके कदम पड़ने से पहले ही क्या हो चुका है, जो पर्यावरण है वो बहुत पहले से ही आ चुका है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, मनुष्य ने पृथ्वी पर बहुत ही बुद्धिमत्ता, ठीक है, अपने बुद्धि से, अपने स्मरण शक्ति से, कल्पना शक्ति से, मूल्यों के आधार पर उसने क्या किया है, अपने लिए क्या बनाया है, प्रकृति में श्रेष्ठ स्थान बनाया है। ठीक है, उसने क्या किया है, जो प्रकृति में मिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं उसको क्या किया, उसने भरपूर उपयोग किया है। ठीक है, उसने अपनी सुखी अच्छे से रहने के लिए, अपने सुख समृद्ध जीवन जीने के लिए क्या किया है, बहुत सारी प्राकृतिक जो संसाधन थे उसको भरपूर मात्रा में यूज़ किया। इसी प्रकार सभी लोग जब प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर मात्रा में यूज़ करने लगे तो क्या हो गया, उसको ख़त्म होने की शुरुआत आने लगी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, पर्यावरण में क्या होने लगी, बहुत सारी समस्याओं में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। ठीक है, इसके बाद हमारे ध्यान में आती है वह अर्थात आज पर्यावरण संतुलन में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम यदि मनुष्य ने किया है तो उसका संरक्षण संवर्धन करने का काम भी वही कर सकता है। हमारे द्वारा की जाने वाली कृति यह पर्यावरण के लिए घातक होती है। सामान्यतः ये बात साधारण लोगों को मालूम नहीं होती है और अनजाने में ये कुछ घटनाएं घटती है। क्या बोला है, हम लोग ने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर मात्रा में यूज़ किया। प्रकृति को बर्बाद करने का काम किसने किया, हमने किया। प्रकृति को बिगाड़ने का काम किसने किया, हमने किया। तो उसको संरक्षण और संवर्धन, उसको बचाने का और कैसे बचा सकते हैं उसका काम भी किसको करना है, मनुष्य को ही करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ही करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा। ठीक है, और हमारे द्वारा की जाने वाली कृति जो भी हम लोग क्रियाएं कर रहे संसाधन का यूज़ करके, उससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण को बहुत ही घातक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ, क्या आप जानते हैं पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए कानून। तो देखो यहाँ पर कुछ कानून दिए गए हैं,
तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। वैसे ये आपके एग्ज़ाम में भी इस साल तो फ़िलहाल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार आप रीड करके जानकारी रख लेंगे तो आपको आगे लाइफ में काम आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने एक चित्र, एक इंसान का चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, जो कि आपकी बुक में लिख के दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आसाम के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका नाम मोलाई है, ठीक है। ये क्या है, ये कर्तव्य दक्ष मनुष्य, मतलब ये अपने कर्तव्य से पीछे ना हटने वाले क्या है, मनुष्य। उन्होंने क्या किया था 1963 में, क्या किया था 1963 में इनका जन्म हुआ था। और ये 16 साल के ही उम्र में क्या बन गए थे, जंगल कामगार में चले गए थे। जंगलों की रक्षा करने के लिए ये काम करने लगे थे, ठीक है। उनके गांव से सटे ही ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ, उनके गांव के सटे जो ब्रह्मपुत्र नदी, उसमें बहुत ही भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण क्या हुआ, वहाँ आसपास जो सांप रहते थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होने लगी, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बहुत सारे सांपों की मृत्यु हो गई। तो वहाँ क्या किया गया, उन सांपों को बचाने के लिए एक योजना बनाई गई, ठीक है। वहाँ के सामाजिक जो विनकर लोग थे, उन्होंने क्या किया, पहले 20 बांस के पेड़ लगाए। कितने, 20 बांस के पेड़ लगाए, ठीक है, ताकि सांपों को रहने के लिए जगह मिल सके और उनकी जीवन बच सके, ठीक है। इनकी देखभाल कौन करता था, जो लोग करते थे उनमें एक मोलाई भी शामिल थे, जिनका चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये जो योजना चली थी वो क्या हुई, बंद हो गई, ठीक है। लेकिन मोलाई जी ने क्या किया, मोलाई जी तभी भी क्या करने लगे, तभी भी इन्होंने अपना जो पेड़ लगाने का काम था उन्होंने रोका नहीं। वो क्या करने लगे, धीरे धीरे वहाँ पर पेड़ लगाते रहे, ठीक है। और ये काम वो लगातार करते रहे और बहुत सारे वृक्षों को उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लगा और उनकी देखभाल करने लगा। इससे क्या हो गया, वहाँ का जो परिसर था, ठीक है, वहाँ का परिसर जो था एक क्या हो गया, बहुत ही बड़े जंगल के रूप में बन गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वहाँ के आसपास जो 1360 एकड़, छोटी जगह नहीं होती, 1360 एकड़ की जो बंजर ज़मीन थी, खाली जगह था, उन्होंने क्या किया, पेड़ लगा के क्या कर दिया, उनको पूरा जंगल बना दिया, ठीक है। इन्होंने सोचो, उन्होंने जंगल बना, इन्होंने इनको क्या ज़रूरत थी जंगल लगाने की, लेकिन इनको प्रकृति से प्यार था, जंगल इन्होंने, इसीलिए इन्होंने जंगल लगा। उन्होंने इस जंगल लगाने का परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे हुए। पेड़ पौधों से क्या हुआ, वहाँ की हवा जो है, ठीक है, वो दूषित जो हवा थी वो क्या हो गई, शुद्ध हो गई। पेड़ पौधे क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते, क्या करते, यूज़ करते, अपने लिए खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1360 एकड़ में, सोचो कितने, 1360 एकड़ में पौधे लगाए, पूरा उन्होंने विशाल जंगल बना दिया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने पूरे 30 साल, अपने जीवन के 30 साल क्या किया, इस जंगल को लगाने के लिए अपने पूरे जीवन के 30 साल दे दिए, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार ने उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार, जो पद्मश्री पुरस्कार होता है, आपने जल्दी उनको मिला, आपने सुना होगा, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इतना महान काम करने के लिए। उन्होंने जंगल लगाया तो किसी एक चीज़ के लिए नहीं लगाया, अपने फ़ायदे के लिए तो लगाए नहीं। वो जंगल लगा तो उससे क्या हुआ, सांप थे वो भी, सांप भी बच गए, प्लस बहुत सारे जानवर थे उनको घर मिल गया, बहुत सारे जानवरों को भोजन मिल गया, और क्या हुआ, हमारी वहाँ की वातावरण शुद्ध हो गई, ठीक है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। इससे यह साबित होता है, अगर कोई मनुष्य अपने मन में ठान ले, कोई भी कितना भी बड़ा काम हो तो वो क्या कर सकता है। जैसे मोलाई जी ने, उन्होंने क्या किया, बहुत लोग होते क्या करते, वो जंगलों को नष्ट करते, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मैं जंगल लगा कर रहूँगा। उन्होंने 30 साल अथक प्रयत्न किए, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक बहुत विशालकाय जंगल निर्माण हुआ, और उनके नाम, उस जंगल को उनके नाम
पे रखा गया, मोलाई जंगल उस जंगल का नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है देखो पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता। ठीक है, पर्यावरण संवर्धन कैसे करेंगे और जैव विविधता जो है, हमारी जो वनस्पतियां हैं, बहुत सारे जैविक घटक जो है, उनमें कौन सी विविधता, कौन कौन से प्रकार के हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। आपके आसपास इस प्रकार की घटनाओं को क्या आपने देखा है? पृथ्वी पर हमारी सजीव सृष्टि यह विविधताओं से भरी पड़ी है। इससे विविध प्रकार की वनस्पतियां तथा प्राणियों का अस्तित्व था। आज हम देखते हैं कि अपने पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए ऐसे विशिष्ट प्राणियां देखने को नहीं मिलते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों में विविध प्रकार तथा विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इसी सभी के कारण उन स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया इधर पे? पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। ठीक है, पर्यावरण में अगर प्रदूषण होता है तो जैविक घटक है, जो जैविक घटक है सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होता है? उन पर पड़ता है। तो इसने पूछा है क्या आपने ऐसा आपके आसपास कभी देखा है कि पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण क्या किसी के ऊपर कुछ परिणाम हुआ, कुछ घातक परिणाम हुआ या घटना सुना हुआ है आपने? तो आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। प्रकृति को नष्ट होने की वजह से बहुत सारी घटनाएं होंगी। कहीं का जो वातावरण होता है, क्या होता है, आपने देखा होगा दिल्ली में क्या होता है, पर्यावरण को देखो, वहाँ पर क्या होते खेत में जो अनाज के पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, काटने के बाद, धान की खेती के बाद क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारी धुएँ होती है। प्लस दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियों की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे धुआं हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे वायु प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको दिखाई कम पड़ सकता है, आपके फेफड़ों का बीमारी हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे प्रकार की बीमारियां हो सकती है प्रदूषण के कारण। ठीक है, उसी प्रकार दिया है पृथ्वी पर हमारी सजीव सृष्टि ये विविधताओं से भरी पड़ी। ठीक है, हमारी जो सजीव सृष्टि है, सजीव जो है जिनमें जान होती है, इनमें बहुत सारे प्रकार की क्या है, विविधताएँ हैं। ठीक है, वनस्पतियाँ तथा प्राणियों का अस्तित्व है। विविध प्रकार की प्राणी जो होते हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे प्रकार की क्या है, वनस्पतियों का क्या है, हमारे पृथ्वी पर अस्तित्व है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की विविधता है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे जो दादा दादी होते हैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाते, बहुत सारे जानवरों के बारे में बताते हैं जो कि आजकल दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये सब क्या हुए, ये क्या हो गए, पर्यावरण दूषित होने के कारण क्या हो गया, ये सब नष्ट हो चुके हैं। और क्या होता है, नष्ट हो चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं वो क्या है, नष्ट होने के कगार पे आ चुके हैं, जैसे कि बाघ हो गए, शेर हो गए, जानवर क्या हो गए हैं, इन पर्यावरण दूषित होने के कारण, जंगलों की कटाई के कारण, पानी की कमी के कारण क्या हो रहा है, इनको भोजन और रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, इनके भी मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सजीव है, मानव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला घटक कौन है, मानव द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाया जाता है, प्रकृति को पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, मानव जाति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी पे बहुत सारे सजीव, उनमें क्या होता है, व्यक्तिगत एक जैसे दिखने, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत मतलब एक इंसान है वो भी इंसान है ऐसा हो गया, या फिर आनुवंशिक भेद, उनके क्या होता है, उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जनुक आए हैं उनके कारण भी क्या होता है, कुछ भेद दिखाई देते हैं। और क्या होता है, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार, ठीक है, जो सजीव होते हैं उनके बहुत सारी जातियाँ होती हैं, उनके प्रकार में भी बहुत सारी विविधताएँ हैं, तथा विविध प्रकार की परिसंस्थाएँ, इन सभी के कारण क्या होता है, सजीव सृष्टि है उनमें क्या दिखाई देती है, बहुत सारी विविधता दिखाई देती है। परिसंस्था मतलब इकोसिस्टम, हर प्रदेश का
हर देश का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो वहाँ पे जो सजीव है उनकी क्या हो सकती है, विविधता जो हो सकती है अलग हो सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं, उनकी चमड़ी कैसी रहती है, गोरी रहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, ठंडा मौसम रहता है, ठीक है। और जो गर्म जगह पर रहते हैं उनकी चमड़ी क्या होती है, थोड़ी काली रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे जानवर हो गए, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी क्या दिखती है, विविधता दिखती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सजीव सृष्टि में ये जो सारे समृद्ध प्रक्रियाएं हैं, जातियां हैं, आनुवंशिक भेद द्वारा और व्यक्तिगत रूप से जो मिलती जुलती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता ये 3 स्तरों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये किन स्तरों पे दिखाई देते हैं, 3 स्तरों पे दिखाई देते हैं। दिखा पहले देखो, आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा में संक्रमित द्वारा जो विविधता होती है, एक क्या होता है, प्रजाति विविधता, स्पेसिस डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। और तीसरा दिया परिसंस्था की विविधता, इकोसिस्टम के बेस पे जो विविधता होती है, ठीक है। तो पहला देखो क्या दिया, आनुवंशिक विविधता, एक ही जाति के सजीव में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण, प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने से सजीवों में आनुवंशिक विविधता कम हुई होती है, धीरे धीरे उस जाति के नष्ट होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। क्या बोला, आनुवंशिक विविधता क्या होती है, एक ही जाति के सजीव में क्या होता है, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, ठीक है, उनमें बदलाव रहते हैं, लेकिन क्या होता है, वो एक ही मनुष्य से क्या होता है, पुनरुत्पादन द्वारा क्या होता है, उनका निर्माण होता है, ठीक है। और क्या बोला, आनुवंशिक विविधता कम हुई तो, अगर आनुवंशिक विविधता जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो अगर कम हुई तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जाति क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दिया है प्रजातिकी विविधता, ठीक है। एक ही प्रदेश के, एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविध जातियां दिखाई देती है। एक ही प्रदेश के एक ही प्रजातियों के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविधता दिखाई देती है, उससे ये प्रजातियों की विविधता कहते हैं। उससे ही क्या कहते हैं, प्रजातियों की विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव, इनके विविध प्रकारों में समावेश होता है, ठीक है। जो प्रजातिकी विविधता है, ये क्या होता है, किसी एक प्रदेश के प्राणी और वनस्पति जो है उनमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, विविधता होती है। इसी को क्या बोला है, प्रजातीय विविधता बोलते हैं, ठीक है। प्रजाति विविधता क्या है, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव इनके विविध प्रकारों का समावेश होता है, ठीक है। एक ही प्रदेश में एक ही प्राणी और एक ही वनस्पतियों में क्या दिख सकता है, बहुत सारी विविधताएं दिख सकती है। उनके हाव भाव सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके क्या दिखने में वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है, यही बताया गया। उसके बाद दिया है परिसंस्था की विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है, ठीक है। अलग अलग प्रदेश है तो वहाँ का इकोसिस्टम या परिसंस्था क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। किसी प्रदेश की प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिक वास तथा पर्यावरण में अंतर, इन संबंधों पे से परिसंस्था का निर्मित होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक भिन्न होते हैं, अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित इस प्रकार की भी 2 स्वतंत्र परिसंस्थाएं होती है, ठीक है। अब देखो, परिसंस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो ठीक है, एक परिसंस्था हो गया जो हमारा देखो नदी होगी, एक परिसंस्था हो गया यहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी और प्राणी होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। और एक हो गया कोई स्थान हो गया, जैसे कि प्लेस हो गया, ठीक है, वहाँ पर वहाँ की जो परिसंस्था है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ और प्राणी होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसके आधार पर क्या किया गया है, इनमें कौन से विविधता है, कौन से विविधता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आगे देखो दिया हुआ है देवराई के जंगल, ठीक है। देवराई क्या है, ये ईश्वर के नाम पर क्या हुआ है, ईश्वर के नाम पर आरक्षित पवित्र क्या है, एक जंगल है। देवराई के जो पेड़ हैं उससे बना हुआ है एक जंगल है, ठीक है। और इसको क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया है, इस अभ्यारण्य, इस जंगल को बहुत ही संभाल कर आरक्षित किया हुआ है, ठीक है। उनको एक प्रकार का कवच प्राप्त है, ठीक है। और
कवच प्राप्त है क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ईश्वर के नाम पे है, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर है, इसीलिए क्या है, इसको कोई लोग काटते नहीं है, ठीक है। इनकी पूजा किया जाता है हिंदुस्तान में, आपको मालूम है बहुत सारे भगवानों देवताओं की पूजा की जाती है। उसी प्रकार इसका नाम भगवान के नाम पर होने के कारण क्या होता है, इसकी कटाई लोग नहीं करते, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है, इसको एक प्रकार का कवच प्राप्त है। इसके लिए ये जंगल बहुत सारे भारत में क्या है, पश्चिम घाट में नहीं तो पूरे भारत में क्या है, देवराई के जो जंगल है बहुत सारे 13,000 से अधिक देवराई वन की सूची अभिलिखित की गई है, ठीक है। और बोला गया है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार के देवराई कहाँ हैं, ऐसे स्थानों की सूची बनाई है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको नेट से सर्च करके आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। सूची बनाए और चर्चा कीजिए। और स्वयंसेवी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संस्थाएं कौन कौन सी है, ये सब आपको फिलहाल इस साल एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, तो इसको आप खुद से रीड कर सकते हो आपके नॉलेज के लिए। फ़िलहाल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आगे दिया है हमारा अगला, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। जो जैव विविधता है, जो जैविक घटक है, ठीक है, उन के संवेदनशील क्षेत्र कौन से, मतलब जहाँ पर ये प्रजातियाँ जो जैविक घटक है ये क्या है, पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। ऐसे कौन कौन से जगह है उनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। देखो, विश्व में जैव विविधताओं में संवेदनशील ऐसे 34 स्थानों को अभिलिखित किया गया है, ठीक है। कितने जगहों को अभिलिखित किया गया है जो एकदम संवेदनशील है? 34 स्थानों को, ठीक है, पूरे विश्व में। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी का 15.7% इतना भाग व्याप्त किया गया था, ठीक है। जो क्या है, एक समय ऐसा था, क्या था, ये जो संवेदनशील जैविक घटक है ना, ये क्या करते थे, 15.7% क्या करते थे प्रतिशत में इस धरती, तो पृथ्वी का 15.7 इतना भाग क्या है, एक समय पर ये जैव विविधता दो थे जो अभी संवेदनशील है वो रहते थे। आज करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। क्या हुआ है, आज 86% जो 86% संवेदनशील क्षेत्र हैं वो क्या है, ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल केवल 2.3% पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर संवेदनशील क्षेत्र के अखंड अवशेष बाकी है, ठीक है। जो 2.3% पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग है इसमें क्या है, संवेदनशील क्षेत्र के अखंड अवशेष हैं। इनमें से 1,50,000 वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट है, जो कुछ वैश्विक स्तर के अलावा 50% है, ठीक है। जो ये 2.3% पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर संवेदनशील क्षेत्र के अखंड अवशेष बाकी हैं, उसमें से क्या है, 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट है, जो कुल वैश्विक स्तर की, जो पूरे वैश्विक स्तर की कितनी है, 50% है। उसके बाद यह भारत का विचार करने पर प्राणियों की 135 प्रजातियों में से करीब 85 प्रजातियां ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती हैं। पश्चिम घाटों में 1500 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नज़र आती हैं। संसार में कुल वनस्पति प्रजातियों में से करीब 50,000 वनस्पति प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ हैं। संसार के ये जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। इन संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पर, बताया गया है, ठीक है, कि जो 34 स्थान है जो हमारे विश्व में क्या बोला है, 34 स्थान ऐसे हैं जो क्या है, संवेदनशील है, बहुत ही ख़त्म होने के कगार पर है, ठीक है। जो कि इससे पहले पृथ्वी के 15.7% भाग को क्या करते थे, व्याप्त करते थे, ठीक है। अभी क्या हुआ है, इस समय करीब क्या हुआ है, 86% जो संवेदनशील प्रदेश है वो क्या हो चुके हैं, फिलहाल नष्ट हो चुके हैं। उसमें से 2.3% जो पृथ्वी का पृष्ठ भाग है वो क्या किया है, अखंड अवशेष जो बाकी हैं वो बचे हुए हैं, उसमें से 1.5 लाख, क्या बोला, 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, समाविष्ट हैं, जो कुल वैश्विक स्तर की कितनी है,
50% है। और उसी में बताया गया भारत में कितनी है टोटल प्राणियों की प्रजातियां कितनी हैं 135। उसमें से करीब क्या बोला है 85 प्रजातियां ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती है। ठीक है। और आगे दिया पश्चिम घाटों में 1500 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार आपको आगे दिया है। ठीक है। अगर और आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करके इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, खतरों में पाई जाने वाली प्रजातियों के वर्गीकरण किया गया। पहला दिया संकटग्रस्त प्रजाति, जो संकट में है, खत्म होने के कगार पर है। इनमें इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही है या उनका अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपयोजना न करने पर आने वाले समय में इनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती है। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसी प्रजाति है क्या हो चुकी है, इसको इतना संकुचित किया गया है कि क्या है अभी अगर इसको बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई तो क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसका अस्तित्व क्या होगा, धरती से ख़त्म हो जाएगा। उदाहरण दिया है लायन टेल्ड बंदर तनमोर, देखो इधर पे चित्र दिया हुआ है। ठीक है। अगर इनको बचाना है तो कुछ ना कुछ उपयोजना करना पड़ेगा। उसके बाद दुर्लभ प्रजाति, ये क्या है, दुर्लभ प्रजाति है मतलब ये बहुत ही कम दिखती है। पृथ्वी पर है कि नहीं है इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन दिखते भी हैं तो क्या है, बहुत ही कम दिखते हैं। इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है। ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती है। ठीक है। ये किसी एक ही स्थान पर पाई जाती है, इसके कारण ये क्या है, जल्दी से ख़त्म होने के कगार पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कौन सी प्रजाति है, रेड पांडा। देखो इधर दिया है कस्तूरी मृग होता है जो हिरण है वो, और रेड पांडा ये क्या है, किसी एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं और ये बहुत ही कम दिखते हैं। इसके लिए इनके बचाव के लिए कोई उपयोजना करना बहुत ही कठिन होता है। अगर नहीं किया गया तो ये क्या हो गया है, बहुत ही जल्दी लुप्त हो सकती है। संवेदनशील प्रजाति, ठीक है, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है तथा लगातार कम ही होती जाती है। ठीक है। संख्या में लगातार होने वाली कमी ही इस प्रजाति के विषय में चिंता का कारण है। ठीक है। संवेदनशील मतलब क्या है, ये प्रजाति तो है लेकिन इसकी संख्या जो है उनमें क्या बहुत ही तेज़ी से कमी आ रही है। ठीक है। यही क्या है, चिंता का कारण है इनके लुप्त होने का। ठीक है। उसके बाद दिया है पट्टे वाले बाघ हैं, गिर के सिंह हैं। ठीक है, उदाहरण दिया है। उसके बाद ये अनिश्चित प्रजाति, ठीक है, ये प्रजातियां धोखे में है ऐसा आभास होता है परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतें के कारण डरपोक होना। इस प्रकार की प्रजातियों के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण सेकरू गिलहरी। ठीक है। ये अनिश्चित प्रजाति क्या है, ये ऐसी प्रजातियां हैं क्या है, ये ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनका स्वभाव बहुत ही डरपोक होता है। ये क्या रहते, बिल में रहते, छुपे रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इनके बारे में बराबर जानकारी नहीं होती है। जैसे कि सेकरू गिलहरी है, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखो दिया है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिन मनाया जाता है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद ये सब जो दिया हुआ है आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है। कम क्या है, 100% ये नहीं आएंगे क्योंकि बोर्ड ने इसको फ़िलहाल इस साल के लिए कैंसिल कर दिया है। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का जो है इसको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझ के लेना। और अगर कोई भी डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहीं पर हम लोग अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।